वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं एनसेड के बारे में, दैट इज़ द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें कि हम एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक की भी स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो हमारा जो पूरा फोकस होगा आज पूरी ड्रग्स के ऊपर होगा, इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर होगा एंड इसकी फार्माकोलॉजी के ऊपर होगा। राइट, सो अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है, कैसे आपको लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसको जो कि यूनिवर्सिटी में आते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ओके, सो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पर्सन यहाँ नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल, ताकि जो भी वीडियोज़ हैं आपको सही टाइम पे मिलते रहें। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, आज के जो ड्रग्स हैं दैट इज़ द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स। तो पहले यहाँ जान लेते हैं कि ये ड्रग किस काम में आती है, क्योंकि कोई भी टॉपिक यदि हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमको एप्लीकेशंस क्या है वो हमें पहले पता होना चाहिए। राइट, सो नॉर्मली जो ड्रग्स ओटीसी मेडिसिन आती है, ओवर द काउंटर मेडिसिन आती है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो आप सीधे केमिस्ट के पास जाते हो, उसको कहते हो कि मेरा पेट दर्द सिर दर्द हो रहा है या फीवर आ रहा है, वो आपको कॉम्बिफ्लैम या निमेसुलाइट ओके या जो भी कंपोनेंट है वो निकाल के आपको देता है। राइट, जिसमें आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए यदि सीवियर केस है, तो नहीं है तो आप डायरेक्ट जाके आप लेते हो। ओके, तो ये मेडिसिन जो है एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है कि दर्द के लिए काम आती है। ओके, तो इसमें कोई रटने वाली चीज़ तो है नहीं। सेकेंड है कि ये फीवर के काम आती है, और इन्फ्लामेशन कहीं हुआ है, सूजन कहीं हुई है तो उसमें काम आती है। तो यहाँ पे हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये ड्रग किस काम में आती है एंड इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। ओके, तो हमें यहाँ पता तो चल गया कि ये ड्रग इस काम में आती है, बट कहीं ना कहीं पे पैन हुआ है या फीवर आया है या फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो कुछ तो फैक्टर होने चाहिए। कुछ तो यहाँ कुछ केमिकल्स होंगे इंटरमीडिएट जिसने ये कॉज किया होगा। तो पहले हम देखते हैं कि इन फैक्टर्स के बारे में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ये सब चीज़ें कॉज करते हैं। राइट, तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। राइट, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ साइट ऑफ एक्शन। तो साइट ऑफ एक्शन वो जगह है जहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि पूरी बॉडी में जो है आपका पेन हो रहा है एक ही बार में। राइट, फीवर जरूर हो सकता है, तो उसकी अलग अलग कंडीशंस होगी। ओके, तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं कि पेन कैसे होता है या इन्फ्लेमेशन कैसे होता है। तो साइट ऑफ एक्शन वो पार्ट है जहाँ पे कि आपका पेन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है। राइट, तो साइड ऑफ एक्शन पे सपोज़ कीजिए कि कुछ हो गया, कहीं आप टकरा गए, कहीं चोट लग गई। ओके, तो वहाँ से वो चीज़ इन्फ्लैम हो गई, वो सरफेस वहाँ से इन्फ्लैम हो गई। क्यों? बिकॉज वहाँ पे इंटरमीडिएट फैक्टर साइटोकाइनिन रिलीज़ होता है। राइट, अब ये जो साइटोकाइनिन है ये दो तरह के हार्मोन को रिलीज़ करता है, यह हेल्प करता है। एक होता है कॉक्स 1, दूसरा होता है कॉक्स 2। कॉक्स का फुल फॉर्म होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड 2, दैट इज़ अ 2। राइट, दोनों ही एंजाइम ये क्या करते हैं, अरेकिडोनिक एसिड जो कि मेम्ब्रेन लिपिड से मिलता है। ओके, तो उस अरेकिडोनिक एसिड को ये कन्वर्ट करते हैं। ओके, किन किन चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे, तो जो कॉक्स 1 होता है ये कन्वर्ट करता है इसको TXA2, दैट इज़ कॉल्ड थ्रोम्बोक्सिन। राइट, TXA2 दैट इज़ कॉल्ड द थ्रोम्बोक्सिन। नेक्स्ट इज PGI2, दैट इज़ द प्रोस्टासाइक्लिन, एंड थर्ड वन इज अ PG, दैट इज़ अ प्रोस्टाग्लैंडिन। कॉक्स 2 भी इसी तरह से पीजी का रिलीज़ करता है या प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो रिलीज़ करेगा। राइट, नाउ यहाँ जो फैक्टर्स हैं दैट इज़ अ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो फैक्टर है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। ओके, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो गया। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से यहाँ पे एक प्रोसेस चलती है जिसका नाम है कीमोटैक्सिस। ओके, कीमोटैक्सिस का मतलब होता है कि लाइक केमिकल्स को या मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ओके, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो सेल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। ओके, जो कि WBCs का टाइप्स है। तो मैक्रोफेजेस यहाँ पे क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। जितनी ज़्यादा मैक्रोफेजेस यहाँ पे अट्रैक्ट होगी, TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन यहाँ पे रिलीज़ होगा। इंटरल्यूकिन भी जो 1 से 6 इस कैटेगरी है, कुछ भी यहाँ रिलीज़ हो सकता है। जैसे ही रिलीज़ होना शुरू होगा यहाँ पे PGE2 रिलीज़ होगा, मतलब ये जो है PGE2 को यहाँ रिलीज़ कराएंगे। राइट, तो एक तरफ PGE2 को रिलीज़ करा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे क्या करा रहा है, ये पैन भी सेंसेशन करा रहा है। तो पैन सेंसेशन होना ड्यू टू ऑफ द इंटरल्यूकिन, एंड यहाँ पे PGE2 का सिंथेसिस होना ड्यू टू ऑफ द इंटरल्यूकिन एंड TNF अल्फा। राइट, नाउ PGE2 जो होता है ये हाइपोथैलेमस में, बिकॉज हाइपोथैलेमस क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर होता है। राइट,
तो ये उसको ऑपरेट करता है। तो PGE2 जो होता है ये टेम्परेचर को राइज कर देता है, जिसकी वजह से फीवर आता है। ओके, गैस यहाँ पे हमारे तीनों फैक्टर है, इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर। तो सबसे पहले क्या आया, इन्फ्लेमेशन आया, देन पेन आया, उसके बाद में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन यदि हो गया है तो फीवर आना शुरू हुआ। ओके, तो यहाँ पे जो ड्रग्स हैं, हमारा जो मेन फोकस होगा ड्रग्स का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, वो पूरा फोकस होगा COX-1 एंड COX-2 के ऊपर। ओके, बाकी जो इंटरमीडिएट फैक्टर्स हैं, ओके, इन इंटरमीडिएट फैक्टर की वजह से भी पेन एंड इन्फ्लेमेशन कम होगा, बट जो हमारी ड्रग्स हैं ये वर्क करने वाली होगी COX-1 के ऊपर, COX-2 के ऊपर, बिकॉज यही मेजर एंजाइम्स है, राइट। तो होप सो गाइस आपको ये पूरा चार्ट समझ में आया हो। इसके शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ओके, तो ऐसी ड्रग जो कि इन्फ्लेमेशन, फीवर या पेन के अगेंस्ट में काम करती है, उसको हम कहते हैं एनसेट। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। देखते हैं यहाँ कौन कौन सी ड्रग्स हैं। क्लासिफिकेशन में जैसे मैंने कहा था कि पूरा जो है डिपेंडेंट होगा कॉक्स के ऊपर। तो पहला है इसकी कैटेगरी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, राइट। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर का मतलब है कि कॉक्स एंजाइम COX-1 है या COX-2 है, राइट। ये ड्रग्स किसी पर भी वर्क कर सकती है, COX-1 के ऊपर भी कर सकती है, COX-2 के ऊपर भी कर सकती है। ओके, तो उसमें कुछ कैटेगरीज हैं। पहला है जैसे सैलिसिलेट। सैलिसिलेट जो होता है, अब यहाँ जो क्लासिफिकेशन है ये थोड़ा सा मेडिसिन केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर के पीस पे यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। ओके, तो फर्स्ट वन इज सैलिसिलेट, बिकॉज का जो रिंग स्ट्रक्चर है वो सैलिसिलाइट है। इसमें ड्रग है आपकी एस्पिरिन, बहुत कॉमन ड्रग है। दूसरा है प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव। प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव में जो भी ड्रग्स आ रही हैं इसके सब में क्या लगा हुआ है, प्रो लगा हुआ है, दैट इज आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन एंड फ्लर्बिप्रोफेन। नेक्स्ट है फेनामिड। फेनामिड में आता है आपका मैफिनेमिक एसिड। ओके, ये भी यूज़ होता है। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें आता है पायरोक्सिकेम एंड टिनोक्सिकेम। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें आता है कीटोरोलिक, एंडोमेथासिन एंड नोबिमेटॉन। पैराजोल डेरिवेटिव जिसमें आता है फिनाइलबिटाजोन एंड ऑक्सीबिटाजोन। तो मैंने रेड में मार्किंग कर रखी है बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो ड्रग्स हैं ये कुछ सिमिलर इसकी सफिक्स हैं। ओके, इसलिए है ना मार्किंग की हुई है। फिर ये प्रेफरेंशियल COX-2 इनिबिटर्स। ओके, यहाँ पे प्रिफर्ड है कि ये COX-2 पे वर्क करने वाला है। ओके, COX-2 इनिबिटर्स में निमेसोलाइड, डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक, मेलोक्सिकम एंड इटोडोलिक ड्रग्स आती हैं। सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर्स, अब यहाँ पूरा सेलेक्टिव है कि इस COX-2 पे ही वर्क करेगी। ओके, इसमें जो ड्रग्स आती हैं इसमें सब में कॉक्सिब लगा होगा, राइट, लाइक सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब एंड पैराकॉक्सिब। तो याद करने में ईजी रहेगा। फोर्थ कैटेगरी है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी। मतलब एनाल्जेसिक तो करेगा, एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को भी कम करेगा, बट इसमें पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, राइट। इसमें आता है पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव जिसमें ड्रग है आपकी पैरास्टामोल। सेकेंड है पैराजोलोन डेरिवेटिव जिसमें है मेटामिजोल एंड प्रोपियोफेनाजोन। थर्ड कैटेगरी है इसकी बेंजोऑक्सीजोन जिसमें ड्रग है नेफोपाम। ओके, क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स दी गई है यहाँ पे तो ये वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द एडिशन ऑफ द बुक्स। एनसेट के ड्रग के जो क्लासिफिकेशंस हैं इसकी ट्रिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो यदि आपको कुछ ट्रिक्स के फॉर्म में इसको याद करना है तो उसका जो लिंक है ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, राइट। आप इसको फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैंने दे रखा है, तो आप वहाँ पे फॉलो करके इसका ट्रिक्स जो है वो आप पता कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं जैसे भी आपको याद हो। बट द फोकस ये होना चाहिए कि आपको याद होना चाहिए, कैसे भी आप याद करो, राइट। चलिए बात करते हैं इसकी फार्माकोलॉजी के ऊपर। फार्माकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ मैंने पूरी ड्रग्स इंक्लूड नहीं की है। जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, जो प्रोटोटाइप ड्रग है वही मैंने इंक्लूड की है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ होगी। ओके, सो फर्स्ट ड्रग हम लेते हैं यहाँ सैलिसिलेट जो कि है एस्पिरिन, राइट। तो एस्पिरिन जो है कई सारे कामों में यूज़ की जाती है, स्पेशली ये OTC मेडिसिन है और जिसको कि आप डिस्प्रिन के नाम से जानते हो, राइट। तो बात करते हैं एस्पिरिन की। तो एस्पिरिन जो ड्रग्स होती है ये एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, राइट। एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड जो है ये कन्वर्ट होता है सैलिसिलिक एसिड के अंदर। ओके, और यही इसका मेन कंपोनेंट होता है जो कि पर्टिकुलर एक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, राइट। बात करते हैं इसकी अदर एक्शंस की। तो अदर एक्शंस में ये कॉक्स जो होता है इसको एस्टाइलेट करता है। इसका मेजर काम क्या होना चाहिए, कॉक्स को इनिबिट करने का। तो कॉक्स को कैसे इनिबिट करता है, ड्यू टू ऑफ द एस्टाइलेशन, राइट।
सो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। चलते हैं इसके कुछ और एक्शंस के ऊपर। तो एस्पिरिन जो होता है ये एक वीक एनाल्जेसिक होता है। यदि हम कंपेयर करते हैं इसका कोडीन के कंपैरिजन में, तो कोडीन का यदि 60 मिलीग्राम लगता है तो एस्पिरिन का यहाँ लगेगा 600 मिलीग्राम। ओके, तो सबसे ज़्यादा पोटेंट ड्रग कौन सी हुई? कोडीन, राइट। तो जो ड्रग जितने कम क्वांटिटी में ज़्यादा एक्शन करती है वो ड्रग उतनी ज़्यादा पोटेंट होती है, राइट। सेकेंड, कि ये जो ड्रग्स होती है, ये एस्पिरिन जो होती है, ये पर्टिकुलर टिश्यूज़ इंजरीज लाइक कनेक्टिव टिश्यू में यदि कुछ इंजरी हुई है, या इंटेगमेंटल पेन यदि हुआ है, मसल्स में हुआ है, कार्टिलेज में हुआ है, ओके, इस तरह के पेन के लिए ये ड्रग यूज़ की जाती है। अब इसका जो एक्शन है ये एनाल्जेसिक हमने कहा, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी कहा, ओके, और कुछ एंटीबायोटिक एक्शन है। तो ये एक्शन कैसे आता है? ओके, पहले बात करते हैं एनाल्जेसिक एक्शन की। तो यहाँ इसका जो एनाल्जेसिक एक्शन होता है, एनाल्जेसिक एक्शन में जो पेरिफेरल पैन रिसेप्टर्स होते हैं, तो पैन रिसेप्टर को ये डल कर देता है, इसके सेंसेशन को डल कर देता है, राइट। और साथ में इसके थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पैन रिसेप्टर तक वो थ्रेशोल्ड पहुंचता नहीं है और आपको पैन फील नहीं होता, राइट। सेकेंड है कि यहाँ जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो नर्व एंडिंग में पैन सेंसेशन को रिसीव करने का जो उस पर एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसको ये क्या करता है? डल कर देता है, ये इसको प्रिवेंट कर देता है, जिसकी वजह से आपको पैन सेंसेशन नहीं होता, राइट। दूसरा हम बात करेंगे इसके एंटीपायरेटिक एक्शन के ऊपर। तो एंटीपायरेटिक एक्शन में ये क्या करता है कि लाइक पायरेसिस तो हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है, ओके, ये हीट जनरेशन को कम नहीं करेगा, बट हीट लॉस को ये रेगुलेट करता है, ओके। हीट लॉस को रेगुलेट करने का मतलब है कि बाहर बॉडी से जो है स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग को बढ़ा देगा, तो डाइलेशन कर देगा, जिसकी वजह से हीट जो है वो बाहर की तरफ रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, बट हीट प्रोडक्शन पे ये वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी ये बिल्कुल हाई डोज पे काम करता है, यदि इसका आप हाई डोज लेते हो तो ये एंटी इन्फ्लेमेशन की तरह काम करता है, राइट। ये देखते हैं इसका सेकेंड इफेक्ट, दैट इज़ द मेटाबॉलिक इफेक्ट। मेटाबॉलिक इफेक्ट में ये वर्क करेगा इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज के ऊपर, मतलब हाई डोज के ऊपर ये वर्क करने वाला होगा, राइट। तो जब आप इस ड्रग को हाई डोज में लेते हो तो ये क्या करता है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देता है, राइट। सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से अब आपको पता है कि किसी पर्सन का सपोज मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, राइट, तो वो क्या होता है, उसकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ भी क्या होता है कि हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, राइट। तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होने से ब्लड शुगर जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, वो यूज़ हो रही है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे लीवर ग्लाइकोजन ये डेप्लीट हो जाएगा, बिकॉज हमारे बॉडी में जो शुगर होती है, या कहना चाहिए जो एनर्जी होती है, ये कहाँ पे होती है? ये लिवर के अंदर होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये शुगर जो है जमा हो जाता है, राइट। जब ज़रूरत होती है बॉडी को ग्लूकोज की, तो यहीं से ये ग्लाइकोजन टूटता है, ओके, और यहाँ से ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ये ब्लड में आता है और इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोजन का लेवल भी डाउन हो जाएगा, राइट। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ द एस्पिरिन। चलते हैं इसके नेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर, दैट इज़ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है ये पूरी तरह से डोज डिपेंडेंट होता है, ये स्टिमुलेशन को इंक्रीज़ करता है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन को इंक्रीज़ करने का काम करता है। या तो ये क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका सेंसेशन जो है उसको ये बढ़ा देता है, ओके, या फिर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, ओके, इसका सेंसेशन बढ़ा देगा, ओके। दोनों ही वजह से यहाँ पे क्या करने वाला होगा, ये स्टिमुलेशन को बढ़ाएगा, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेट करेगा। दोनों ही कारणों की वजह से ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन को इंक्रीज़ कर देता है। इसकी वजह से यहाँ पर हाइपर वेंटिलेशन का प्रोसेस परफॉर्म हो जाता है, ओके, जिसको हम कहते हैं कि सैलिसिलिक पॉइजनिंग हुई है। तो एक क्वेश्चन कभी हो सकता है कि सैलिसिलिक पॉइजनिंग का जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, तो हाइपर वेंटिलेशन इसका इफेक्ट है, ओके। बात करेंगे जीआईटी के ऊपर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर। अब सपोज़ करिए कि जो एस्पिरिन होता है, तो गाइस आपको पता है कि एस्पिरिन जो है वीक एसिडिक ड्रग है, मतलब इसका नेचर जो इसका पीएच जो है वो कम होता है, ओके। अब ये जो ड्रग है एक प्रोसेस के थ्रू कहाँ जा रही है? स्टमक में जा रही है। स्टमक में जाने के बाद ये ब्रेक डाउन होगा, राइट। ब्रेक डाउन होने के बाद ये एब्जॉर्ब होगा, बट अब इसका मेन प्रोसेस का एब्जॉर्प्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, सैलिसिलिक एसिड को जनरेट करता है। अब सैलिसिलिक एसिड है और हमारे जो स्टमक का एनवायरनमेंट है ऑलरेडी एसिडिक है, बट यहाँ जो ड्रग होती है एसिड की वजह से अनआयोनाइज्ड होती है, राइट।
अनआयनाइज्ड ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है डेफिनेटली। तो ये ड्रग क्या होती है, जब म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करती है, ओके, बट दूसरी साइड जो होता है, जो मेम्ब्रेन का पीएच होता है अंदर की साइड म्यूकस का, वो स्लाइटली जो होता है न्यूट्रल से लेके कुछ बेसिक होता है, राइट, 7.1 के आसपास, 7.2 के आसपास। तो ये ड्रग वहाँ पे क्या करती है, आयनाइज हो जाती है, राइट। तो ड्रग के आयनाइजेशन की वजह से यहाँ पे इसको हम कहते हैं आयन ट्रैपिंग का होना। और ये जो आयन ट्रैपिंग हुआ है जो कि म्यूकस में ही है, ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन में है, इसकी वजह से ये यहाँ पे क्या करता है, टॉक्सिसिटी जनरेट करता है। इसकी वजह से यहाँ पे गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स हैं लाइक एक्यूट अल्सर या गैस्ट्रिक इरिटेशन का होना, ह्यूमरेज का होना, ये कुछ कॉमन इसमें सिम्टम्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसका कोई इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, राइट। यूरेट एक्सक्रीशन की बात करते हैं। यूरेट एक्सक्रीशन में डोज डिपेंडेंट ये काम करता है, और यूरेट रिटेंशन एंड एंटागोनिज्म फॉर अदर यूरिकोसिलिक ड्रग्स ये परफॉर्म करेगा, ओके। एस्पिरिन इज़ नॉट सुटेबल फॉर द क्रोनिक गाउट। क्रोनिक गाउट के लिए एस्पिरिन यूज़ नहीं किया जाता। लास्ट इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की हम बात करेंगे ब्लड के ऊपर। तो ब्लड में एस्पिरिन, राइट, एस्पिरिन जो होता है ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट प्रेजेंट होती है, तो प्लेटलेट क्या रिलीज़ करता है, थ्रोम्बोक्सिन, राइट। अब ये जो थ्रोम्बोक्सिन होता है, इस एस्पिरिन की वजह से ये इनहिबिट हो जाता है, राइट। अब जैसे ये इनहिबिट होगा तो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्लॉटिंग नहीं करती या क्लॉटिंग कम कर देती है। तो यदि ये ड्रग ज़्यादा टाइम तक आप यूज़ करोगे, ओके, तो ब्लड जो है, जिसको हम कहते हैं कि थिनिंग होता है, आपका क्लॉटिंग जो है वो धीरे धीरे वहाँ से कम हो जाएगा, हेमोरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज़ कहीं चोट यदि लगी है, लॉन्ग टाइम तक आप एस्पिरिन यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ब्लीडिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा। और यदि इसको क्रोनिक टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, लंबे टाइम के लिए यदि यूज़ कर रहे हो, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं लिवर के थ्रू ये भी बनना धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, ओके। तो ये इसकी टॉक्सिसिटी है, ये इसका जो है वो साइड इफेक्ट है। बात कर लेते हैं इसके फार्माकाइनेटिक पैरामीटर्स के ऊपर। तो फार्माकाइनेटिक पैरामीटर्स जो होता है एडीएमई के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, राइट। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ये स्टमक से होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। सेकंड थिंग इज दैट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इसका जो है ये कहाँ पे होता है, लिवर के अंदर होता है और गट वॉल में होता है। थर्ड है इसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जो कि है लगभग 80% इट इज़ अ प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड, मतलब 20% ड्रग जो होती है वही फ्री होती है एक्शन करने के लिए, ओके। देन है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि है लगभग 0.17 लीटर्स पर केजी। एक्सक्रीशन जो है ये किडनी के थ्रू होता है। एक वर्ड में यदि आप लिखना चाहते हैं रीनल एक्सक्रीशन लिख सकते हो। एंड लास्ट है प्लाज्मा टी हाफ, दैट इज़ अ 15 to 20 मिनट्स। वो कहता है ना कि डिस्प्रिन जो होती है जैसे ही डाला घुला और अपना एक्शन शुरू कर दिया, तब भी इतना टाइम लगेगा इसको आने में, ओके। सो गैस चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर, दैट इज़ द एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट जो होता है इसमें जनरली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है और कुछ पॉइजनिंग है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आपको पता है कि रैशेस का हो जाना, स्किन के ऊपर रैशेस का हो जाना, अर्टिकेरिया का होना, मतलब खुजलाहट का होना, दैन राइनोरिया, नोज़ का फ्लो होना या बहना, दैट इज़ राइनोरिया, बिकॉज राइनो का मतलब होता है नोज़ एंड रिया मतलब होता है बहना, ओके। एंजियोडीमा, इन्फ्लामेशन हो सकता है, अस्थमा, राइट। ये इसके कुछ हाइपर सेंसिटिविटी एंड आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस हैं। एक्यूट सैलिसिलेट पॉइजनिंग की यदि हम बात करें, मतलब इसमें कुछ पॉइजनिंग हो रहा है, तो डोज ज़्यादा होगा, है ना, आप ज़्यादा डोज यूज़ कर रहे होंगे। तो ज़्यादा डोज में ये कॉमनली चिल्ड्रंस के अंदर है, दैट इज फटल डोज इन एडल्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 15 to 30 ग्राम्स, ठीक है। 15 से 30 ग्राम ये फटल डोज हो जाता है। फटल का मतलब होता है लाइफ थ्रेटनिंग है, ओके। तो चिल्ड्रंस में ज़्यादा हम प्रिफर नहीं करते, ओके। नाउ प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कि हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए, कौन सी ड्रग के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो यहाँ पे कंडीशन के ऊपर बात की गई है कि यदि आपको पेप्टिक अल्सर है पहले से, तो आपको एस्पिरिन नहीं लेनी है, बिकॉज इट कॉजेज मोर सिविरिटी इन योर पेप्टिक अल्सर, ओके। ब्लीडिंग टेंडेंसी, यदि आपकी टेंडेंसी, आपकी बॉडी की टेंडेंसी जो कहीं भी कट लग जाता है, ब्लीडिंग टाइम आपका ज़्यादा है, तो आपको ये ड्रग नहीं लेनी चाहिए। चिल्ड्रन जिसको कि इन्फ्लुएंजा हो या चिकन पॉक्स हो, उसको ये ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। तो गाइस ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन और कुछ प्रिकॉशंस है जिसमें कि हम इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, ओके। नाउ बात करते हैं अब इसकी सेकेंड कैटेगरी की, जो कि है प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनिबिटर्स, जिसमें कि ड्रग है निमेसुलाइट्स, ओके।
तो आज के टॉपिक में मैंने यहाँ पे दो ही कैटेगरी को लेके चला हूँ बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसको नेक्स्ट कैटेगरी में कंटिन्यू करूँगा, राइट। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर्स, जिसमें कि ड्रग है निमेसुलाइड्स। तो निमेसुलाइड इज़ वेरी कॉमन, सबको पता है यहाँ पे कि निमेसुलाइड क्या होता है, किस काम में आता है। हम मैक्सिमम टैबलेट आती है नाइस, ओके। तो नाइस हम घर लाते हैं और उसको बढ़िया खाते हैं, जो कि दर्द में यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इन इंडिया। कई सारे जगह पे ये बैन है अभी भी। क्यों बैन है ये भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा। पहले इसकी थोड़ी सी प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है ये पीजी सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं और कॉक्स 2 को भी ये इनहिबिट करता है, ओके। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट करता है ना। इसका मैकेनिज्म कुछ और भी मैकेनिज्म के थ्रू जुड़ा हुआ है, ओके। वो कौन सी मैकेनिज्म है? पहला है रिड्यूस जनरेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड बाय न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल के थ्रू जो सुपर ऑक्साइड जनरेट होती है उसको रिड्यूस करता है, फर्स्ट। सेकंड, इनिबिशन ऑफ द पीएफ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को ये इनिबिट करता है। थर्ड, फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग। फ्री रेडिकल जहाँ जहाँ भी होते हैं उसको पकड़ पकड़ के क्या करता है, खा जाता है। फोर्थ, इनिबिशन ऑफ द मेटलोप्रोटीनेज एक्टिविटी इन द कार्टिलेज, ओके। एंजाइम की एक्टिविटी को भी धीरे धीरे कम करता है कार्टिलेज के अंदर। तो ये भी कुछ मैकेनिज्म होती है जो सपोर्ट करती है इसके एक्शन को आने के लिए, राइट। जनरली इस ड्रग का जो यूज़ है वो शॉर्ट लास्टिंग पेन सेंसेशन के लिए किया जाता है, जैसे कि स्पोर्ट्स में इंजरी हो गई, ओके, या फिर कुछ डेंटल सर्जरी हो रही है, या ब्रोडाइटिस हुआ है, या फिर यहाँ पे डिस्मेनोरिया हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव पेंस वगैरह होते हैं, तो इस चीज़ों के लिए ये ड्रग्स यूज़ की जाती है, राइट। फार्माकेनेटिक की यदि हम बात करें तो फार्माकेनेटिक मैंने बहुत ज़्यादा पैराग्राफिक फॉर्म में लिखने के इसमें नहीं रहता हूँ मैं। इसको बहुत सिंपल बिकॉज टोटली डिपेंड्स ऑन द ईडीएमई, तो मैं यही यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। इसका एब्जॉर्प्शन बाय द ओरल रूट होता है, जैसे आपको पता है, तो उसमें रटने की ज़रूरत नहीं। देखो गाइस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सराउंडिंग्स है, ओके, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप देखो कि कोई ड्रग लेके आते हो तो उसके ऊपर उसका कंपोजिशन लिखा होता है, ओके। ट्राई टू रीड दैट कंपोजिशन, कि ब्रांड नेम तो है पर उस ब्रांड नेम के अंडर में जो कंपोजिशन लिखा है उसमें क्या है, ओके। एंड जो आप सिरप्स लेके आते हो तो सिरप्स के अंदर भी एक पूरा लीफलेट निकलता है, उसके अंदर पूरे उसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग की प्रोफाइल, ये सब दी होती है। सो गाइस ट्राई टू रीड इट, ओके, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए चलते हैं फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर। तो एब्जॉर्प्शन इसका बाय ओरल रूट है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 99% है। यदि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 99% तो डेफिनेटली इसका जो टी ऑफ होगा वो ज़्यादा होगा। तो टी ऑफ हम जैसे 2 से 5 घंटे हैं। मेटाबॉलिज्म बाय द लिवर एंड एक्सक्रीशन बाय द यूरिन, ये बहुत कॉमन है, बहुत ईजी है। एडवर्स इफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में यदि एडवर्स इफेक्ट की बात करूँ निमेसुलाइड की, तो ये करता है एपिगैस्ट्रोल्जिया, हार्ट बर्न, नॉसिया एंड लूज मोशन। डर्मेटोलॉजिकल स्किन की यदि बात करूँ तो रैशेस एंड प्रूराइटिस। मैंने जैसे कहा था कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये आज भी बैन है, इवन इंडिया में भी है, बट इट इज़ स्टिल यूजिंग, राइट। लाइक स्पेन हो गया, सिंगापुर हो गया, आयरलैंड हो गया, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेपेटिक फेलियर के केसेस देखे गए थे, इसलिए इस ड्रग को बैन कर दिया गया। बट इंडिया में इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, ओके। सो जो भी हो, कंसल्ट योर डॉक्टर, ओके। एंड यहाँ का टॉपिक आज हम यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम बात करेंगे पैरास्टामोल की, ओके। सो होप सो आपको समझ में आया हो। यदि नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट। एंड इसके जो क्लासिफिकेशन का वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा आपको, राइट। तो इट विल बी हेल्पफुल टू मेमोराइज द क्लासिफिकेशन, ओके गाइज। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।